दोस्तों करीब 1 साल पहले मैं सबवे में काम करता था। मेरे साथ सुबह की शिफ्ट में मैनेजर और 2 और लड़के थे। हमारा बेसिकली काम होता था सब्जियां काटना, फ्रिज साफ करना और सैंडविचेस बनाना। यानी हम सब वहां पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे। फिर कुछ 15 दिन बाद एक शख्स हमारे स्टोर पर आया। वो सीधा किचन में आ गया और बताने लगा ये करो, यहाँ सफाई करो, सब्जी सही से काटो। मैंने मैनेजर से पूछा कौन है ये? मैनेजर ने कहा मालिक है, चुप करके सुन लो जो सुना रहा है और फिर अपने आप चला जाएगा। मैं सोचूं मालिक की लाइफ तो बहुत सही है, तो मैंने उससे पूछा कि इस एक आउटलेट को खोलने में कितने पैसे लगे थे आपके? उसने कहा टोटल कुछ 25-30 लाख रुपए लगे होंगे। मैंने कहा पर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट आई कहां से? उसने कहा मैंने पैसे थोड़ी ना लगाए हैं, पैसे तो मेरे एक दोस्त ने लगाए थे जो कनाडा में रहता है। मैं तो सिर्फ बिजनेस रन करता हूँ, बाकी ये बिजनेस पार्टनरशिप में है। जो भी प्रॉफिट होता है वो हम दोनों में डिवाइड हो जाता है। मैंने कहा ये सही है, एम्प्लॉय काम करे, बिजनेस ओनर काम संभाले और इन्वेस्टर काम में पैसे लगाए। एम्प्लॉय को काम के पैसे मिले, बिजनेसमैन को काम करवाने के पैसे मिले और इन्वेस्टर को बिना काम के पैसे मिले। यानी एक ही बिजनेस में 3-4 कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी सेकंड बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताते हैं कि आप और आपके आसपास का हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उसका कुछ भी इनकम लेवल हो, सब के सब इन्हीं 4 में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। और वो 4 कैटेगरी है ESBI। E मतलब एम्प्लॉय, S माने सेल्फ एम्प्लॉयड, B मतलब बिजनेसमैन और I मतलब इन्वेस्टर। तो चलो अब जानते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है और कैसी मेंटेलिटी होती है लोगों की अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। इसके अलावा वीडियो के लास्ट तक आप ये भी समझ जाओगे कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता कौन से क्वाड्रेंट से खुलेगा। रेडी हो? चलो फिर। फर्स्ट क्वाड्रेंट है E यानी एम्प्लॉय। आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे कि बेटा सिक्योर जॉब कर लो, सेटल हो जाओ। तो क्या शो करते हैं ये वर्ड्स? फियर। अगर कोई इंसान डर रहा है और सिक्योरिटी की तरफ भाग रहा है तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वो ई क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। मनी और जॉब्स के मामले में ये लोग अनसर्टेनिटी से नफरत करते हैं। इन्हें एक प्रॉमिस चाहिए होता है कि कोई रिटर्न में ये कह दे कि आपकी जॉब सिक्योर है, बस इतना काफी है। इसीलिए ये लोग अपने फियर ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए कुछ डिग्रीज एक्वायर करते हैं, जिसके बेस पर बाद में जॉब तलाश करते हैं। एक और बात, जब ये कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, तो शायद ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके लिए पैसों से ज्यादा सिक्योरिटी मैटर करती है। सेकंड क्वाड्रेंट है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो खुद के बॉस होते हैं। ये अपनी मर्जी का काम करते हैं। ये अपनी इनकम के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। इस क्वाड्रेंट में आप उन लोगों को देखोगे जो वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, डेंटिस्ट एटसेट्रा। और साथ ही उन लोगों को भी देखोगे जो एजुकेशन की फिक्र तक नहीं करते, लाइक शॉपकीपर्स, क्लीनर्स, ट्रैवल एजेंट्स, कार मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस आदि। ये लोग हार्डकोर परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी इन्हें अपना काम अच्छे से करना आता है। वो कहावत नहीं सुनी आपने, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ढोल बाजे। ये कहावत इन्हीं के लिए है। इनके लिए भी मनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये चाहते हैं कि फ्रीडम के साथ काम कर पाएं और लोग रिस्पेक्ट करें इनके एक्सपर्टीज की। इसीलिए जब इनसे कोई काम करवाना हो तो सिर्फ ये बता दो कि काम क्या है। एक्स्ट्रा ज्ञान देने की गलती मत करना, क्योंकि ये लोग नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं और फिर आपको किसी और को बुलाना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट है B यानी बिजनेस ओनर। ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जहां S लोग सारा काम खुद करते हैं, B कैटेगरी वाले काम डेलीगेट कर देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो काम दूसरों से करवा सकते हैं उसे खुद क्यों करना। B और S में बड़ा डिफरेंस ये है कि B ग्रुप वाला बंदा अगर अपना बिजनेस छोड़कर 1 महीने के लिए वेकेशन पर चला जाए तो भी उसका बिजनेस पीछे से प्रॉफिटेबली चलता ही रहेगा। वहीं अगर S वाला बंदा 1 महीने के लिए वेकेशन पर चला जाए तो जब तक वो वापस लौटेगा तब तक शायद बिजनेस ही ना बचे। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉबर्ट एक दिन ऐसे ही एक फाइनेंशियल क्लास में कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्लास में पूछा कि तुम में से कौन कौन है जो ये दावा करता है कि वो मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हैं। ऑब्वियसली वो फूड बिजनेस में थे, तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने हाथ उठा दिया और कहा कि हाँ, हम मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ऑथर ने पूछा कि क्या तुम मैकडॉनल्ड से बेटर बिजनेस सिस्टम बना सकते हो? ये क्वेश्चन सुनते ही ज्यादातर लोगों को तुरंत डिफरेंस समझ आ गया। ऑथर कहते हैं जो लोग भी क्वाड्रेंट की लेफ्ट साइड पर हैं, यानी E और S, इनका फोकस बर्गर पर होगा। वहीं जो लोग क्वाड्रेंट की राइट साइड पर हैं, यानी B और I, इनका फोकस बिजनेस सिस्टम पर होगा। कहने का मतलब ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हैं, पर सिर्फ मैकडॉनल्ड के पास ही ऐसा सिस्टम है जो करोड़ों लोगों को बर्गर सर्व कर सकता है।
फोर्थ क्वाड्रेंट है आई, मतलब इन्वेस्टर। ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। आई क्वाड्रेंट अमीर लोगों का प्लेग्राउंड है। लोग चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में पैसे कमाए, अगर उनको अमीर बनना है तो एक ही रास्ता है, आई क्वाड्रेंट, क्योंकि यही वो जगह है जहां पैसा वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। क्वाड्रेंट की राइट साइड यानी बी और आई लोग अमीर बनते हैं दो चीजों की वजह से, ओपीटी एंड ओपीएम, यानी अदर पीपल्स टाइम एंड अदर पीपल्स मनी। और जिन अदर पीपल का टाइम और मनी ये यूज करते हैं वो यही ई और एस क्वाड्रेंट के लोग होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ई और एस क्वाड्रेंट के लोग खुद अमीर नहीं बन सकते? बन सकते हैं, पर चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनका फाइनेंस को देखने का नजरिया अलग होता है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके जो रियल डैड थे वो बहुत हार्ड वर्क करते थे। फिर कुछ सालों बाद उनकी जॉब में प्रमोशन हुई और वो पहले से और ज्यादा बिजी हो गए। वो सुबह जल्दी घर से निकल जाते और जब तक वापस लौटते तब तक हम सब सो चुके होते थे। तो कुछ ऐसा होता है जब आप ई और एस क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल होते हैं। पैसा थोड़ा बहुत बढ़ता है पर टाइम और कम हो जाता है। वहीं अगर आप बी और आई साइड में सक्सेसफुल होते हो तो पैसे के साथ साथ फ्री टाइम भी बढ़ जाता है। बट ये इतना इजी नहीं होता। यहाँ आपको मनी की पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होती है, जिसे ऑथर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और बिना इस इंटेलिजेंस के आप राइट साइड में सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट करना, पीपल मैनेजमेंट करना, लो कॉस्ट रखना और हाई प्रॉफिट निकालना, ये सब स्किल्स आने चाहिए। चलो वापस आते हैं क्वाड्रेंट की लेफ्ट साइड में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे सेव करना एक स्मार्ट डिसीजन है, बट आज जो हम पैसे यूज कर रहे हैं वो काउंटरफिटेड मनी है। इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। अगर कल सुबह गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जबकि पहले के टाइम को अगर हम देखें तो जिन सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स का हम यूज करते थे उनकी सच में अपने आप में एक वैल्यू थी। अगर गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करने से मना भी कर दे तब भी उसे हम यूज कर सकते थे। पहले की बात करें तो 1971 में 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 193 रुपीस थी, जो अब 50 साल बाद 50,000 से ज्यादा हो गई है। यानी पिछले 50 सालों में रुपीस की वैल्यू 95% तक कम हो गई है। और इंडिया ही नहीं, दुनिया की हर करेंसी इसी तरह अपनी परचेजिंग पावर खो रही है। तो पैसे सेव करना एक स्मार्ट डिसीजन था जब पैसे की अपने आप में एक वैल्यू थी, पर आज ये डिसीजन स्टूपिड हो गया है। अब सिर्फ सेविंग करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपने पैसे सेव किए और वहां साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए ऑथर कहते हैं टुडे सेवर्स आर द बिगेस्ट लूजर्स। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी ये सब देख क्यों नहीं पाता? क्योंकि ऑथर कहते हैं यू कैन नॉट सी मनी विद योर आईज। 1974 की बात है जब रॉबर्ट ने एक 2 बेडरूम की स्मॉल प्रॉपर्टी खरीदी थी रेंट पर देने के लिए। वो बड़े एक्साइटेड होकर डॉक्यूमेंट्स लेकर रिच डैड के पास आए और उन्हें डील बताने लगे। रिच डैड ने पेपर्स देखे और पूछा, तुम हर महीने कितने पैसे लगाने वाले हो इस पर? उसने कहा बस $100। डैड ने कहा नहीं, तुम $100 से कहीं ज्यादा लगाने वाले हो। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आया। रिच डैड कहते हैं देखो, एक प्रॉपर्टी सिर्फ एक रियल एस्टेट का टुकड़ा है जो तुम देख सकते हो, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो तुम नहीं देख सकते, जैसे कि डील, फाइनेंशियल एग्रीमेंट, मार्केट, मैनेजमेंट, द रिस्क फैक्टर्स, द कैश फ्लो, द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, द टैक्स लॉज और ऐसी 1000 चीजें जो मिलकर किसी इन्वेस्टमेंट को अच्छा या बुरा बनाती है। वो ये भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन या तो किसी को देख के या फिर ब्रोकर की सुन के लेते हैं, और इसी को इमोशनल बाइंग कहते हैं, जिसकी वजह से 10 में से 9 इन्वेस्टर कभी पैसा नहीं बना पाते। वो ये भी कहते हैं कि एक एवरेज आदमी इन्वेस्टिंग में 95% चीजें आंखों से देखता है और सिर्फ 5% चीजें माइंड से देखता है। जबकि अगर आपको बी और आई क्वाड्रेंट के प्रोफेशनल बनना है तो आंखों से सिर्फ 5% देखो और 95% चीजें माइंड से देखना शुरू करो। तो अब ये जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है माइंड को ट्रेन करने का कि वो मनी को देख सके। आंसर है वर्ड्स और नंबर्स को अंडरस्टैंड करना। देखो, हर क्वाड्रेंट की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। जैसे अगर कोई डॉक्टर कहे कि आपका सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है, तो क्या समझोगे आप, ये स्कोर अच्छा है या बुरा? या फिर कोई इन्वेस्टर एक एम्प्लॉय से कहे कि मेरे अपार्टमेंट का कैप रेट 12 है, तो क्या वो कुछ समझेगा? नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली इस तरह के वर्ड्स नहीं सुनता। सेकंड स्टेप है लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हाट रियल रिस्क इज। जब ऑथर से कोई कहता है कि इन्वेस्टिंग इज रिस्की, तो वो कहते हैं नहीं, इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होना रिस्की है। इन्वेस्टिंग फ्लाइंग के जैसा है। अगर आप प्लेन उड़ाना जानते हैं, आपके पास सालों का एक्सपीरियंस है, तो अब ये आपके लिए एक्साइटिंग होगा। बट अगर आपने कभी प्लेन देखा ही नहीं है, कभी फ्लाइट स्कूल गए ही नहीं हो, तो फिर थोड़े ना उड़ाने के बारे में सोचोगे। बट खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करना टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल दोनों है। इसीलिए जब बात मनी की आती है तो हम ट्रस्ट करते हैं अपने जान पहचान के लोगों पर और कहीं भी पैसा लगा देते हैं बिना ज्यादा सोचे। अब ये रिस्की है।
क्योंकि सिर्फ ट्रस्ट से नहीं होता ना, सामने वाले को फाइनेंस का कुछ पता भी तो होना चाहिए। फाइनेंस से याद आया, जब आप घर फाइनेंस कराते हो तो बैंकर कहता है आपका घर एक एसेट है। वो झूठ नहीं बोल रहा, बस पूरा सच नहीं बता रहा। घर एक एसेट है, पर किसके लिए? अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो पता चलेगा कि घर बैंक के लिए एसेट है, आपके लिए नहीं। वो बैंक की जेब में पैसा डालता है। जो थोड़ा भी फाइनेंस को समझता है उसे ये तुरंत पता चलेगा कि होम लोन एसेट नहीं लायबिलिटी होती है। इसके बाद बहुत लोग सोचेंगे कि अगर मैं अपना पूरा होम लोन चुका दूं तो क्या मेरा घर एसेट बन जाएगा? और आंसर है नहीं, क्योंकि इवन अगर आप पूरा लोन क्लियर कर देते हो तब भी कुछ टैक्सेस और रिपेयर्स का खर्चा आता रहेगा। एक बी और आई क्वाड्रेंट का इंसान सिर्फ उसी चीज को एसेट मानता है जिससे कोई कैश फ्लो या इनकम जनरेट होती हो। अब लोन की बात हो रही है तो इंटरेस्ट रेट को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई बैंकर कहता है कि आपका इंटरेस्ट रेट 8% है तो क्या वो सच बोल रहा है? वेल, अगर आपको नंबर्स रीड करने आते हैं तो पता चलेगा कि वो झूठ बोल रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, मानो आपने 1 लाख रुपए का घर लोन पे लिया। अब इससे पहले कि तुम में से कुछ समझदार लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताए कि 1 लाख में घर नहीं आता, कौन से जमाने में जी रहा है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ताकि आप इजिली समझ सको। अब 1 लाख के घर की आपने 20,000 डाउन पेमेंट की और बचे हुए 80,000 का 8% इंटरेस्ट पे 30 साल का लोन करवा लिया। तो पता है 30 साल तक जो टोटल अमाउंट आप पे कर चुके होंगे वो कितनी होगी? 2,11,323 रुपए। ये वो अमाउंट है जो आप पे करोगे 80,000 रुपए के बदले में। अब ये 1,31,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये 8% से तो ज्यादा ही है। सिर्फ ज्यादा नहीं, 160% ज्यादा है। कहा था ना, वो झूठ नहीं बोल रहे, बस पूरा सच नहीं बता रहे। और अगर आपको नंबर्स रीड करने नहीं आते तो सच को कभी जान भी नहीं पाओगे। तो चलो, ये तो थी इंटरेस्ट की बात। अब जरा सेविंग्स पर आते हैं। आपने कभी सोचा कि बैंक्स आपकी सेविंग्स और डिपॉजिट्स को क्यों एक्सेप्ट करता है? आप कहोगे क्योंकि बैंक्स को उन पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है और उसी में से कुछ % हमें भी मिलता है। हाँ ठीक है, बट ये मेन रीजन नहीं है। असल में बैंक को आपकी सेविंग्स की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आप बैंक को 10 रुपए देते हो तो वो उसे तुरंत 100 रुपए बना सकता है। कैसे? ऐसे, आपने बैंक को 10 रुपए दिए, आपके अकाउंट में 10 रुपए शो होंगे। फिर बैंक उस 10 रुपए में से 9 रुपए का किसी और को लोन दे देगा। अब उसके अकाउंट में भी 9 रुपए शो होगा, यानी आपके 10 रुपए अब 19 रुपए बन चुके हैं। यहाँ होता है बैंक को बहुत बड़ा फायदा। अगर आपको ये लगता है कि बैंक आपके पूरे पैसे अपने पास रखता है तो आप गलत हो, क्योंकि बैंक्स आपके डिपॉजिट करवाते ही उसका 90% हिस्सा किसी और को दे देते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी क्राइसिस होते हैं या पेंडेमिक आता है तो बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग जाती है। वो इसलिए क्योंकि बैंक्स के पास इतना कैश होता ही नहीं है कि वो सबको उनके पैसे एक साथ वापस कर सके। तो सवाल अब भी वही है कि बैंक्स आपकी सेविंग्स एक्सेप्ट क्यों करता है? और जवाब है आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। जब आपका बैंक के साथ ट्रस्ट बनता है तो आप लोन भी तो उन्हीं से लोगे ना, और वो यही तो चाहते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि आप लोन लेते हो, असल में बैंक्स के द्वारा आपको लोन बेचा जाता है। ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, बट अभी तक जिन चीजों की हमने बात की उनसे ये पता चलता है कि मनी एक आइडिया है जिसे माइंड से देखा जाता है, आई से नहीं। और इस चीज को समझ के ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। पूरे क्वाड्रेंट को अगर रिच डैड की भाषा में बताऊं तो ई एक सिस्टम के लिए काम करता है, एस अपने आप में एक सिस्टम है, बी सिस्टम को क्रिएट ऑन और कंट्रोल करता है, आई सिस्टम में मनी इन्वेस्ट करता है। इन सभी का अपना एक पैटर्न बना होता है। जैसे कि ई फटाफट जॉब की तरफ भागता है, एस अपना कुछ करता है, बी कोई सिस्टम बनाता है जिससे पैसे आए, और आई इन्वेस्टिंग के लिए एसेट ढूंढता है। बट रॉबर्ट कहते हैं इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो इजी तो नहीं है बट पॉसिबल है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले एग्रीकल्चर एज में हमें लैंड से ही फूड, वाटर, शेल्टर सब कुछ मिल जाता था, पर आज की एज में हमें पानी तक का बिल भरना पड़ता है। इसीलिए एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है, पर जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए वो कर लेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट से बताई है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।